विवान खन्ना को अपने साथ थोड़ी देर पहले हुए हादसे को देखकर डर लग रहा था, और जब दोबारा से पंखा छत की जमीन को उखाड़कर उसकी तरफ तेजी से आ रहा था तो उस वक्त जो डर उसके चेहरे पर था, कहीं ना कहीं उसका ये मन मानने लगा था कि जो कुछ भी उसने महसूस किया वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। प्राची मुस्कुराते हुए विवान खन्ना से बोली, मैंने तो कब से इस घर में कोई चूहा या छिपकली नहीं देखी, पर हो सकता है कोई छोटी सी गिलहरी बगीचे से घर के अंदर आ गई हो। और आप गिलहरियों के बारे में तो जानते ही हैं, अपनी चाल के लिए हमेशा ही फेमस होती हैं। हो सकता है आपके पैरों के पास आई हो और आपके चिल्लाने की वजह से डर कर दूर भाग गई हो, और जब तक आप देख पाते वो चली गई। विवान खन्ना बनावटी मुस्कान चेहरे पर बिखेरता हुआ लड़खड़ाए हुए शब्दों में बोला, अब हाँ शायद आप सही कह रही हैं। आपकी चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर हॉल में चली आई। आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आती हूँ कॉफ़ी अभी। हाँ। प्राची कॉफ़ी लेने के लिए वापस से किचन में गई और घबराया हुआ विवान खन्ना डर से कभी सिर के ऊपर लटक रहे पंखे की तरफ देख रहा था तो कभी उस सोफे पर जिस पर वो थोड़ी देर पहले बर्फ की तरह जम गया था। प्राची के वहाँ से हटते ही शायद अचानक से मिस्टर खन्ना को इस बात का एहसास होने लगा था कि उसके आसपास कोई है जो उसे छिप कर देख रहा है। ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें बार बार पंखे की तरफ देखने का इशारा कर रही थी, मगर न जाने क्यों एक और अजीब से डर ने विवान खन्ना के मन में डेरा जमा लिया था। थोड़ी देर पहले जो उसके साथ हादसा हुआ था, उस हादसे ने उसके गले को सुखा दिया था। उस पल को याद करके ही उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। पंखे पर बैठा वो काला साया बड़ी बेरहमी से चूहे को खा रहा था और उस चूहे के शरीर से टपकने वाला खून विवान खन्ना के कंधे पर उसके कोट के ऊपर टपक रहा था। खून आवाज करते हुए चूहे के शरीर से टपककर ऐसे विवान खन्ना के कंधे पर गिर रहा था मानो नल से पानी की एक एक बूंद टपक रही हो। विवान खन्ना के कान उस बूंद की आवाज को साफ सुन पा रहे थे। आवाज की दिशा को पकड़ते हुए विवान ने जब डरी हुई निगाहों से अपने कंधे की तरफ देखा तो चौंक पड़ा, मगर इस बार डर का साया उसके चेहरे पर इस कदर था कि उसके मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गली की आवाज ही चली गई हो। ऐसे भयानक हादसे अगर किसी के साथ भी हों तो शायद ऐसा ही कुछ अजीब उस इंसान के साथ होता होगा जो फिलहाल इस वक्त विवान खन्ना महसूस कर रहा था। तभी उसकी नज़र उसी शीशे के टेबल पर पड़ी जहां थोड़ी देर पहले उसने एक काले साए की छवि देखी थी। इस बार जो नज़ारा विवान खन्ना को नजर आ रहा था वो देखने के बाद उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसका मुंह खुल गया और एक डर का अजीब सा भाव विवान खन्ना के चेहरे पर पनपने लगा था। काला साया जो बेरहमी से एक चूहे का मांस खा रहा था, उसकी छवि स्पष्ट रूप से टेबल के शीशे पर उभर रही थी, जिसे देखने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते थे। मगर वो ना तो चिल्ला पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे। उनका हाथ बार बार उनके गले पर जा रहा था, अपने गले को शायद टटोलने की कोशिश कर रहे थे। आखिर उनकी आवाज़ कहाँ गुम हो गई थी? खून टपकता ही जा रहा था और विवान के गले की आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल पा रही थी। उनका हाथ उनके गले को टटोल रहा था और नजरें बार बार किचन की तरफ जा रही थी मदद के लिए प्राची को बुलाने, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो खुद की मदद नहीं कर पा रहा था। जिस वक्त यह हादसा हो रहा था ठीक उसी वक्त घर के मेन दरवाजे पर तेजस खड़ा था और उसकी आंखें लाल थीं। वो बेहद गुस्से से विवान खन्ना की तरफ देख रहा था और वो काला साया ठीक पंखे पर लटक कर चूहा खा रहा था। बड़ी हिम्मत करके विवान खन्ना ने जब पंखे की तरफ देखा तो चौंक पड़ा। ऐसे डरावने हादसे जब किसी के साथ होते हैं तो वहाँ नजर आने वाला नज़ारा बदल जाए तो उस इंसान का चौंकना तो लाजमी होता है। इस वक्त कुछ ऐसा ही विवान खन्ना के साथ भी हुआ जिसने उसे हैरान कर दिया। जिस पंखे पर वो काले साए को लटका हुआ देख रहा था और बेरहमी से चूहा खाता देख रहा था, न जाने वो काला साया अब कहाँ गायब हो गया था। ना तो पंखे पर कोई काला साया नजर आ रहा था और ना ही उसके कंधे पर कोई खून के निशान थे। इतनी जल्दी खून के निशान उसके कपड़ों से कैसे गायब हो गए? इस वक्त यही सोच रहा था विवान खन्ना। वो अपनी सोच में डूबा हुआ था और ठीक उसी वक्त वो खूंखार लाल आंखों वाला काला साया विवान खन्ना की गर्दन के बेहद करीब था। अजीब तरह से वो विवान खन्ना को देख रहा था, जिस तरह से एक शेर अपने शिकार को सूंघ कर उसके स्वाद का पता लगाता है, ठीक वैसे ही वो विवान खन्ना को सूंघ रहा था। और इस बात से विवान खन्ना बिल्कुल अनजान था। वो तो अपने साथ अचानक से हुए उस हादसे का रहस्य ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो सच है या उसके मन का वहम। वो काला साया विवान खन्ना की गर्दन के बिल्कुल करीब था और उसे ढूंढते हुए उसके कपड़ों पर टपक रहे खून को वो अपनी लंबी जीभ से चाटने लगा। अपनी सोच में डूबे हुए विवान खन्ना को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि कोई उसके बेहद करीब है। एक अजीब सी घबराहट उसे महसूस हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे प्राची को काले साए की मौजूदगी में हमेशा होती है। इससे पहले कि वो पलट कर पीछे देखता, अचानक वहाँ प्राची आ गई। प्राची की आवाज़ ने विवान का ध्यान भटका दिया। उसे देखते ही न जाने अचानक से कैसे विवान के मुंह से आवाज़ निकली, अब मिसेस राजवंशी। अचानक अपने गले से आवाज़ निकलती देख विवान एक बार फिर से चौंक पड़ा। अपने हाथों से एक बार फिर अपने गले को टटोल रहा था। ये नज़ारा देख प्राची ने कहा, क्या हुआ मिस्टर खन्ना, आप अपने गले को इस तरह क्यों टटोल रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो गई थी।
घबराहट भरे शब्दों में विवान खन्ना के मुंह से निकला, प्रॉब्लम हो गई थी, वो मेरी आवाज़। इससे पहले कि विवान खन्ना के शब्द पूरे होते प्राची ने कहा, आपकी आवाज़ गायब हो गई थी क्या? प्राची के मुंह से निकले अल्फाजों को सुनकर विवान के चेहरे पर चौंकाने वाले भाव थे और सिर्फ एक शब्द उसके मुंह से निकला, जी। प्राची हंसते हुए बोली, अरे बाबा, मजाक कर रही थी। वैसे आपको बता दूं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब आप बैठ जाइए और गर्मा गर्म कॉफ़ी पीजिए। विवान खन्ना बनावटी मुस्कान बिखेरता हुआ डर भरी नज़रों से अपने दाएं बाएं और ऊपर पंखे की तरफ देखने लगा, मगर इस बार वो सोफे पर ठीक प्राची के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया था। उसकी निगाहों में जो डर था वो साफ दिख रहा था। दोनों साथ में कॉफ़ी पीने लगे, मगर विवान खन्ना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके चेहरे पर जो परेशानी थी वो प्राची से छुपी नहीं थी। प्राची ने पूछा, क्या बात है मिस्टर खन्ना, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। विवान खन्ना ने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं मिसेस राजवंशी, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा मम्मा। तभी तेजस वहां आ गया और मम्मा मम्मा चिल्लाते हुए तेजस प्राची से लिपट गया, मगर वो अजीब नजरों से मिस्टर विवान खन्ना की तरफ देख रहा था। मिस्टर खन्ना ने प्यार से तेजस के सिर पर हाथ फेरा, मगर एक अजीब सा झटका उन्हें महसूस हुआ, ठीक वैसे जैसे पीयू को महसूस हुआ था। मगर आश्चर्य की बात तो ये थी कि जो कुछ भी वो महसूस कर रहा था वो उन बातों से इतना डर क्यों रहा था, जैसे कि ये सब उनके साथ पहली बार हुआ है। विवान खन्ना तो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, उसके साथ तो ऐसे हादसे होना आम बात थी। फिर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था जैसे जो कुछ भी हुआ है वो उसके साथ पहली बार हुआ है। आखिर क्या था ऐसा जिसके बारे में प्राची को पता नहीं था। विवान को फिलहाल तेजस के शरीर से जो झटका लगा था उससे हैरान था। प्राची ने परिचय करवाते हुए विवान खन्ना से कहा, अब ये मेरा बेटा है तेजस। विवान बनावटी मुस्कान दिखाता हुआ तेजस को हेलो बोलता है। न जाने क्यों उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तेजस अजीब सी नजरों से विवान खन्ना को देख रहा था। उसने कहा, मम्मा, अंकल को क्या हुआ है? इनका चेहरा इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है, जैसे किसी काले भूत को देखकर होता है। जब तेजस ने यह बात कही तो उसके होठों पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान थी। तेजस की बातें सुनकर विवान खन्ना के होश उड़ गए थे और वो हैरान नजरों से तेजस की तरफ देख रहे थे। क्या विवान खन्ना तेजस के मुंह से जब काला भूत का नाम निकला तो विवान खन्ना के चेहरे का रंग उड़ गया था। भूत शब्द सुनकर प्राची का मुस्कुराता चेहरा फिर से डरा हुआ नजर आने लगा था। उसकी आंखों के सामने अब तक घर में जो हादसे हुए थे वो सभी एक फिल्म की तरह चलने लगे थे। जो कुछ भी प्राची देख रही थी या महसूस कर रही थी वो सब किसी इंसान की साजिश नहीं थी। वो घर प्राची के लिए एक डरावनी जगह तब से बन गया था जब तक उसके साथ डरावने हादसे शुरू होने लगे थे। तेजस के चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमय मुस्कान थी और उसकी ये रहस्यमय मुस्कान देखकर विवान खन्ना के होश उड़े हुए थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तेजस के मुंह से जो शब्द निकला वो बस यूं ही निकल गया या तेजस ने जानबूझकर कहा। इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट करता, प्राची तेजस को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लेती है। प्राची की आंखों में डर के साथ साथ घबराहट भी नजर आ रही थी। उसने तेजस से कहा, ये क्या कहा तुमने बेटा? खबरदार जो ये शब्द तुमने दोबारा अपनी जबान पर लाया तो। तेजस मासूम सी हंसी हंसता हुआ विवान की तरफ देख रहा था, मगर उसकी मासूम हंसी में भी एक अजीब सा खौफ दिख रहा था विवान को। हंसता हुआ तेजस बोला, देखो ना मम्मा, अंकल का चेहरा कितना डरा हुआ नजर आ रहा है। मैंने तो यूं ही कह दिया था कि ये किसी काले भूत को देखकर डर रहे हैं, पर ये तो सच में डर गए। विवान जो अब तक हैरान था तेजस की बातों से, वो फिर से नॉर्मल हो गया। विवान मन ही मन बोला, ओह गॉड, इस बच्चे ने तो मुझे डरा ही दिया था। मगर बात तो इसने बिल्कुल सही कही। पंखे पर लटकी हुई जिस चीज़ की छवि मैंने शीशे के टेबल पर देखी थी वो कुछ वैसी ही नजर आ रही थी जैसा तेजस ने कहा। पर इसे कैसे पता कि मैंने क्या देखा? और इसकी हंसी में भी अजीब सा एहसास हो रहा था मुझे। अचानक से मन ही मन विवान ने खुद को समझाते हुए कहा, अरे नहीं विवान, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। पिछली रात कुछ ज़्यादा ही हॉरर मूवीज़ देख ली शायद मैंने। शायद आज जो कुछ भी मैंने महसूस किया वो उसी का असर होगा। और तेजस, भला छोटा सा मासूम बच्चा, उसे कैसे पता हो सकता है कि मैंने क्या फील किया? बच्चा है और बच्चे तो नई नई चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं। प्राची तेजस को प्यार से समझाते हुए बोली, तेजस बेटे ऐसी बातें नहीं करते, और अंकल आपसे बड़े हैं ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप गुड बॉय हो ना, चलो अंकल को सॉरी बोलो। तेजस प्राची की बातें ध्यान से सुन रहा था और उसकी सारी बातों में सिर हिलाकर हामी भर रहा था। मासूम सी आवाज़ में उसने विवान की तरफ देखकर उससे सॉरी कहा और वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ तेजस मुड़कर तिरछी नज़रों से विवान खन्ना को देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और ठीक उसके पीछे वही काला साया खड़ा था। तेजस वापस अपने कमरे में चला गया। सोफे पर बैठे विवान को फिर से वही एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है और वो पलटकर सीढ़ी की तरफ देखता है, मगर वहाँ कोई था नहीं। तेजस अपने कमरे में जा चुका था और काला साया उसकी आंखों के सामने होते हुए भी उसे नजर नहीं आ रहा था।
न जाने क्या मकसद था इस काले साए का, आखिर क्यों परेशान कर रहा है वो प्राची को। तेजस में अचानक से ऐसा बदलाव कब और कैसे आया, जिसे प्राची अपनी विजन के द्वारा महसूस तो करती है पर अब तक वो सच नहीं जान पाई। विवान खन्ना सोच में था और उसका सोच में डूबना चौंकाने वाली बात नहीं थी। पिछले 1 घंटे में उसने जो कुछ भी महसूस किया उसके बाद किसी के भी होश फाख्ता हो सकते थे। तेजस के कमरे से जाते ही प्राची ने कहा, मिस्टर खन्ना मैं। इससे पहले कि प्राची अपने अधूरे अल्फाजों को पूरा कर पाती, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए विवान खन्ना ने कहा, मिसेस राजवंशी, इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए मिस्टर खन्ना। कॉफ़ी के लिए थैंक यू बट आई एम सॉरी। प्राची हैरान थी विवान की बातें सुनकर। अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए आश्चर्य वाले शब्दों में उसने पूछा, सॉरी? सॉरी किस लिए मिस्टर खन्ना? विवान ने कहा, एक्चुअली मैंने सोचा था कि आज आपके घर आकर उस नेगेटिव चीज़ को जानने की कोशिश करूंगा, उसका पता लगाऊंगा, लेकिन मुझे फ़ौरन निकलना होगा। एक्चुअली जब आप कॉफ़ी बना रही थी ना तो मेरा एक अर्जेंट कॉल आ गया, कहीं आपको बुरा ना लग जाए इसलिए अब भी मैं यहाँ टिका हुआ था, वरना उसी वक्त निकल जाता। आज के लिए सॉरी मिसेस राजवंशी, मुझे जाना होगा, पर कल मैं वापस आऊँगा ना। एक बार फिर से सॉरी। प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है मिस्टर खन्ना, अगर आपका जाना ज़रूरी है देन इट्स ओके। विवान उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच मिसेस राजवंशी, मैं निकलता हूँ और कल वापस आकर मिलता हूँ ना आपसे। इतना कहकर विवान खन्ना वहाँ से निकल गया। विवान के निकलते ही प्राची इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली थी। कहने को तेजस था मगर वो अपने कमरे में बंद था। प्राची अभी हॉल में खड़ी दरवाजे की तरफ देख रही थी और वो काला साया उसी सीढ़ी पर ठीक प्राची के पीछे खड़ा होकर उसे ताड़ रहा था। दूसरी तरफ समर्थ अपने ऑफिस में था और शाम होने का इंतजार कर रहा था। समर्थ मन ही मन अपनी हैंड वॉच को देखते हुए बोला, आई होप मिस्टर खन्ना ने अपना काम कर दिया हो। प्राची के मन से वो डर भाग गया हो जिसने उसे परेशान कर रखा है। पर मेरा कॉल करना ठीक नहीं होगा, हो सकता है मिस्टर खन्ना अभी भी घर पर ही हो और प्राची उनके सामने हो। शाम होते ही मैं यहाँ से सीधा मॉल जाऊँगा, पीयू को लेकर फिर घर जाऊँगा। दूसरी तरफ पीयू मॉल में थी मगर उसका ध्यान घर पर था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मॉल में अकेली बोर हो रही थी। वो बार बार अपने मोबाइल को देख रही थी, कभी मोबाइल में समय देखती तो कभी समर्थ के फ़ोन का इंतज़ार करती। उसकी नज़रें बार बार मॉल के मेन गेट की तरफ से बाहर जा रही थी, शायद वो समर्थ का इंतज़ार कर रही थी। उदास चेहरा लिए पीयू ने खुद से कहा, पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा। जीजू को भी ऐसा लगता है कि दीदी दिमागी तौर पर बीमार होती जा रही है, तो क्या मैं भी बीमार हो रही हूँ? क्या मेरा दिमाग भी बीमार पड़ता जा रहा है? अगर ऐसा ही है तो फिर वो सब क्या है जो मैं देख रही हूँ? कल रात जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो काफ़ी स्ट्रेंज था, और क्या करूँ? इस बारे में किसी से बात भी तो नहीं कर सकती। अगर दी को बताया तो वो और परेशान हो जाएंगी, पहले से ही वो काफ़ी डरी हुई हैं, और अगर जीजू को बताया तो वो यकीन नहीं करेंगे। वो तो दी की बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो फिर मेरा कैसे करेंगे? आई डोंट नो वो क्या था जो मेरी आंखों ने देखा, सच या वहम, और वो इंसिडेंट मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज था। पीयू ने भी वही सब महसूस किया था उस घर में आने के बाद जो प्राची कर रही थी। कुछ तो अजीब था उस घर में, मगर पीयू अभी भी तय नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ भी उसने देखा या महसूस किया वो वाकई सच है। जब ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं तो जितना डर लगता है उतना ही उस घटना को सच मानना हैरान करता है। इस वक्त यही हाल पीयू और विवान खन्ना के साथ भी था। विवान हड़बड़ा कर प्राची के घर से निकल तो आया और अपने घर भी पहुंच चुका था, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ प्राची के घर पर हुआ था उस घटना ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसका दिल एक तरफ कह रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सच था, मगर दिमाग उसे झुटलाने की कोशिश कर रहा था, और इस वक्त उसके दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे थे। अपने उन्हीं सवालों से परेशान होकर विवान झूठ बोलकर प्राची के घर से चला आया था। विवान अपने कमरे में वॉक करते हुए मन ही मन सोच रहा था, आई डोंट नो वो क्या था। कभी कभी लगता है मिसेस राजवंशी जो कुछ भी महसूस करती हैं या देखती हैं वो वाकई सच है। समर्थ का तो मुझे पता नहीं, पर आज जो मैंने महसूस किया, जो देखा, मैं उसे चाह कर भी झुटला नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरे दिल का एक कोना उसे सच मानने से इनकार भी कर रहा है। मैंने टेबल पर उस पंखे की छवि को देखा था कि कोई काली सी इंसानी आकृति पंखे से लटक रही थी, मगर पलक झपकते कोई इंसान पंखे से गायब कैसे हो सकता है? और वो टपकता हुआ खून जो मेरे कोट पर गिर रहा था वो सब कहाँ गायब हो गया? आज तो मैं घबरा कर आ गया, मगर कल मैं फिर से जाऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब उसी घर में मिलेंगे, और जब तक मैं सच जान नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। दूसरी तरफ सूरज ढल चुका था, शाम के 5 बज चुके थे। तेजस अपने कमरे में होमवर्क करता हुआ न जाने कब सो गया। वो गहरी नींद में था। प्राची थोड़ी देर पहले उसके कमरे से होकर आई थी। तेजस को सोता देख उसने उसके कमरे का दरवाजा लगा दिया और वापस से किचन की तरफ चली आई। इससे पहले कि प्राची किचन के अंदर जा पाती, उसके कानों ने किसी रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी, बच्चे के रोने की आवाज़। उस आवाज़ ने प्राची को अंदर तक बेचैन कर दिया। उसे सुनकर प्राची ने अपने आप से कहा, ये कौन रो रहा है? ये तो किसी बच्चे की आवाज़ लग रही है। प्राची आवाज़ को फॉलो करती हुई घर के कोने कोने में उस बच्चे को ढूंढ रही थी। उसे ढूंढते हुए अपने घर के पीछे चली जाती है, जहाँ एक बच्चा हाथ पैर मोड़कर सिर झुकाकर बेतहाशा रो रहा था। जब प्राची उसके करीब पहुंची तो उसने पूछा,
अरे बेटा, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए, और आप रो क्यों रहे हो? प्राची लगातार सवाल कर रही थी, मगर वो बच्चा बेतहाशा रोता जा रहा था। लेकिन लगातार प्राची के सवाल करने पर उस बच्चे ने अपना सिर उठाया। बच्चे का चेहरा देखकर प्राची चौंक पड़ी और घबराहट भरे स्वर में उसके मुंह से निकला, तेजस। रुक ही नहीं रहे थे प्राची के साथ होने वाले स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। क्या होगा कहानी का अंजाम, जानने के लिए सुनते रहें